माय माफिया लवर एपिसोड 35। नैना हॉस्पिटल के वार्ड से बाहर निकलकर लगे बेंच पर आकर बैठ गई। उसके पीछे हान भी बाहर आया। हान को नैना से बहुत कुछ पूछना था, पर वो ये जानता था कि अभी सही समय नहीं है, जिस वजह से वो भी खामोश हो गया। नैना बहुत खामोश हो गई है और बेंच पर बैठकर एकटक नीचे फर्श को देखने लगी। हान भी उसके पास में बैठ गया। दोनों हथेलियाँ आपस में टच कर रहा था। नैना रो तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। हान ने गौर किया कि नैना को छोड़कर हॉस्पिटल में उसके साथ और कोई नहीं है। उसने अपनी नज़रें आसपास भी घुमाया, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हान ने बनी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, इस वक्त हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं है? नैना ने बिना हान की तरफ देखे ही बोली, मेरे मामा साथ आए हुए हैं, लगता है कहीं गए होंगे, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे। नैना बोल ही रही थी कि हान उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, और कोई नहीं है। नैना बेंच पर बैठे सिर दीवार से टिकाकर हान की तरफ बिना देखे सिर्फ नाम में सिर हिला दी। इतना देखकर हान को आगे कुछ बोला नहीं गया। उसने भी अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लिया। इतने में नैना ने अपने भारी मन से अपने दर्द के कुछ लफ्ज़ कहे। उस मोड़ पर भी खड़ा कर देती है ये ज़िंदगी, जहाँ चाहत है मरने की, लेकिन मजबूरी होती है जीने की। नैना के मुंह से इतना दर्द भरा लफ्ज़ सुनकर हान का हाथ उठ गया उसके कंधे पर रखने के लिए। वो उसके कंधे पर हाथ रखना चाहता था, पर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। हान ने उसे दिलासा दिलाते हुए कहा, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि कॉरिडोर की तरफ से उत्तम जी वार्ड की तरफ आ रहे थे। जब वार्ड के पास आए और नैना को बाहर बेंच पर बैठा देखा, तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो गए और फिक्र जताते हुए पूछा, नैना बेटा, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नैना अपने मामा को अपने सामने देखकर बेंच पर से उठने लगी और रोते हुए बोली, मामा मैं। उत्तम जी का फेस खुशी से खिला खिला लग रहा था। उत्तम जी ने नैना के कंधे को पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी दोस्त नव्या है ना, उसके पति ने हॉस्पिटल का पूरा पैसा आज दोपहर में ही भर दिया है। अब तुम्हें कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेना, अब तुम्हारे पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नैना अपने मामा के मुंह से ये पैसे वाली बात सुनकर शॉक्ड हो गई। इतनी बड़ी रकम विहान ने भर भी दिया। नैना सच में 1 मिनट के लिए पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। जहाँ तक उसने विहान को देखी थी, एक नंबर का घमंडी आदमी है, पर आज उसने उसकी मदद की। जो भी हो, उसके दिल में विहान के प्रति सम्मान और बढ़ गया। नैना के पास में खड़ा हान ने भी विहान का नाम सुन लिया। हान अपनी आंखें छोटी करते हुए नैना की तरफ देखकर पूछा, तुम विहान खुराना को कैसे जानती हो? विहान और नव्या का नाम सुनकर नैना की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जो हान भली भांति देख सकता था। नैना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं विहान खुराना को जानती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड उनकी पत्नी है, नव्या विहान खुराना। हान ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ओ आई सी। नैना ने भी हान से सेम क्वेश्चन पूछी, क्या आप विहान को जानते हैं? हान अपने कोट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, बहुत अच्छे से, मैं विहान को जानता हूँ। हान बोल रहा था कि उत्तम जी नैना की तरफ देखकर पूछे, बेटा ये कौन है? नैना ने अपने राइट हैंड से हान की तरफ हाथ दिखाकर अपने मामा से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, मामा यही तो है मेहता एंटरप्राइजेस के मालिक, जिनके यहाँ पर मैं काम करती हूँ। उत्तम जी अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोले, साहब शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। हान ने उत्तम जी और नैना की तरफ देखकर कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उत्तम जी ने हान से प्रश्न करते हुए पूछा, साहब आपको कैसे पता चला कि हम लोग इसी हॉस्पिटल में हैं? उत्तम जी के मुंह से यह सुनकर नैना भी हान की तरफ देखने लगी। उसने भी
अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि हान और अमन एक्चुअली में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हान यहाँ आने का एक्सप्लेन करते हुए मीटिंग शेड्यूल के बारे में बताने लगा कि उसने जो मीटिंग पोस्टपोन किया था उसे आज यहाँ उदयपुर में आकर मीटिंग करना था। उस मीटिंग के बारे में नैना को भी पता था कि उसके डैड की तबीयत खराब होने पर हान ने ये मीटिंग पोस्टपोन कर दिया था, जिसे सुनकर नैना भी चुप हो गई। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि अमन हाँफते हुए आकर खड़ा हुआ और तीनों की तरफ देखकर हान की तरफ देखकर कहा, सर, मिस्टर विहान खुराना ने पहले ही पेमेंट कर दिया है। हान ने अपने जेब पॉकेट में दोनों हाथ डाले अमन की तरफ देखकर कहा, हाँ, मुझे पता चला, विहान ने पेमेंट कर दिया है, मैं विहान से बात कर लूँगा। हान थोड़ा साइड में जाकर अमन से कहा कि पास में कोई होटल देखकर आज के लिए बुक कर दो, हम कल को निकलेंगे। जी सर। इतना बोलकर अमन ने मोबाइल निकालकर पास में होटल चेक करने लगा। हान नैना की तरफ देखकर कहा, तुम थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ बाहर चलो। नैना ने बड़ा संकोच करते हुए बोली, सर, मेरा हॉस्पिटल में रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मामा अकेले हैं और उनसे अकेले भागदौड़ ज़्यादा नहीं होगा। तुम्हें अब भागदौड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं। जब तक तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं हैं, तो ज़्यादा सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हान के मुंह से इतना सुनकर नैना को ऐसा लगा कि अब तक वो जिस समुंदर में डूबी हुई थी पर अब वो ऊपर आ गई है। नैना को मना करते देखकर उत्तम जी बोले, बेटा तुम जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं संभाल लूँगा। इतना जल्दी तो ऑपरेशन नहीं है, तब तक तो तुम लोग भी आ ही जाओगे और तुम कुछ खा पी लेना, फिर ही आना। नैना ने अपनी पलकें झपका दी और हान के साथ चल दी। हॉस्पिटल के पास में ही अमन ने एक होटल बुक करा दिया। तीनों होटल में पहुंच गए। पहले तो तीनों लॉबी एरिया में बैठे। हान ने अमन से कहा, तुम होटल के पास में देखो, कोई शॉप होगा तो तुम नैना के लिए एक दो ड्रेस ला दो, मैं तब तक तीनों के लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अमन ने हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। अमन के जाने के बाद हाँ नैना की तरफ देखकर कहा, और तुम मेरे रूम में जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। हान के कहने पर नैना ने खुद को ध्यान दिया तो उसका अवतार सच में बहुत बुरा हो गया था और वो हान के रूम में जाए उसे बहुत अजीब लगने लगा। अगर उसने मना किया तो हान पक्का उस पर भड़क जाएगा, जिस वजह से हान ने जो रूम नंबर बताया उस रूम में नैना चली गई। मलेशिया, शाम 4 बजे। आज दिन भर विहान मिस्टर हेनरी बिदादारी कंपनी के साइट पर सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से और गौर से चेक किया। दोनों बिजनेस पार्टनर इस वक्त बिजनेस को बुलंदी पर ले जाने के लिए अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। सभी काम निपटाकर विहान मिस्टर हेनरी बिदादारी से अलविदा ले लिया था, क्योंकि उसे आज शाम में 7 बजे की फ़्लाइट से इंडिया के लिए निकलना था। दोनों ने एक दूसरे को हैंडशेक देते हुए अलविदा लेकर कंपनी से बाहर निकला। विहान होटल आ गया था। हमेशा की तरह वो अपना ब्लेज़र निकालकर सोफे पर फेंक दिया और किंग साइज सोफे पर जाकर बैठ गया। एसी का टेम्परेचर कोल्ड पर लगा दिया। इस वक्त विहान सोफे पर टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। विहान यूं ही 5 मिनट उसने अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि उसके मोबाइल पर तभी एक नोटिफिकेशन आया। विहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा नोटिफिकेशन आया, विहान ने तब भी आंखें नहीं खोली। तीसरा, चौथा, पांचवा, मोबाइल पर बार बार टिंग टिंग नोटिफिकेशन आना चालू हो गया। अब जाकर विहान ने अपनी आंखें खोली और सोफे से मोबाइल उठाकर हाथ में लिया और नोटिफिकेशन जैसे ही उसने ओपन किया कि उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई। इस मैसेज को देखकर मोबाइल पर उसके हाथों की पकड़ सख्त हो रही थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। विहान के मोबाइल पर
जो नोटिफिकेशन आया था वो कुछ और नहीं बल्कि नव्या और राज के पिक्चर्स आए हुए थे, जो देखकर विहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। वो इस वक्त काफ़ी दूर है। इस वक्त विहान की आंखें गुस्से से धधक रही थी। विहान ने डेविल स्माइल करते हुए खुद से बातें करते हुए कहा, बदला अगर रंग तुम्हारा, रंग बदलना मुझे भी आता है। विहान को धोखा देने वाला अपनी बर्बादी साथ लाता है। ये लाइन कहते वक्त विहान की आंखें उभर रही थी। ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि विहान के खास आदमी ने किया था। ये कोई और नहीं बल्कि ये वही ड्राइवर था जो अनिका जी के कहने पर नव्या को मेंशन से बाहर लेकर गया था। नव्या को लगा था कि उसने सबको बेवकूफ़ बना लिया है, पर ऐसा नहीं था। मेंशन में जो भी काम करने वाले लोग हैं वो सब विहान के भरोसे वाले लोग हैं। जब नव्या ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और वो दूसरी कॉलोनी से रास्ता बदलकर राज से मिलने के लिए गई थी, उसे लगा था कि ड्राइवर कार में ही बैठा है, पर ऐसा नहीं था। ड्राइवर उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक गया और जब तक नव्या बाहर नहीं निकली तब तक वो वहीं पर खड़ा रहा और नव्या के आने के पहले वो कार में आकर मौजूद हो गया। नव्या को इस बात का ज़रा भी भनक नहीं लगा कि ड्राइवर उसका पीछा कर रहा है। उसने नव्या को रेस्टोरेंट के अंदर जाकर नव्या और राज के कुछ पिक्चर्स निकाल लिए जो इस वक्त उसने विहान को भेज दिए हैं। इंडिया में होटल रूम में नैना फ्रेश होकर नीचे आ गई थी। नहाने के बाद उसके फेस पर कुछ अलग ही ग्लो आ रहा था। नैना लॉबी में हान के सामने आकर बैठ गई। उसके खुले गिले बाल और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। उसे कोई भी ऐसा देखकर यही कह सकता था कि आधे घंटे पहले ये क्या थी और अब क्या है। होटल के अंदर बने रेस्टोरेंट्स के अंदर तीनों खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद हान फ्रेश होने कमरे में चला गया। वो अपने कपड़े चेंज करके कैजुअल कपड़े पहनकर नीचे आया और तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए क्योंकि आज रात में उसके फादर का हार्ट सर्जरी होने वाला था। रात का समय खुराना मेंशन सभी लोगों ने खाना खा लिया था और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। नव्या घर में सबके साथ काफ़ी फैमिलियर हो गई थी। सब उससे काफ़ी प्यार और केयर के साथ रखते हैं। किसी ने भी उसे फील नहीं होने दिया कि वो यहाँ पर नई या अनजान है। सब ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। जो भी हो, दादी हो या अनिका जी, वेदिका, राहुल, सभी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था सिवाय विहान के। राहुल अपने कमरे में था और अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ाए हुए काम कर रहा था। वेदिका उसे देख रही थी और उसके पास आकर बैठ गई। राहुल ने वेदिका को अपने पास में बैठते हुए उसकी आहट सुन ली थी। उसने बिना देखे वेदिका से कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। वेदिका राहुल की बाहें पकड़कर नाराज़गी जताते हुए बोली, राहुल तुम कितना काम करोगे, जब देखो तब काम, काम सिर्फ काम। इतना सुनकर राहुल ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वेदिका की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखते हुए बोला, हाँ मैं अभी लैपटॉप बंद करने ही वाला था। वो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है जो अभी करना बहुत ज़रूरी है। वेदिका झूठी मुस्कुराहट चेहरे पे रखते हुए बोली, राहुल तुम काम भी करो, अपनी सेहत का ख्याल भी रखो। अगर तुम बीमार पड़ गए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम बीमार मत पड़ो क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगी, समझे तुम? वेदिका के मुंह से ये सुनकर राहुल लैपटॉप को साइड में कर दिया और वेदिका का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम कहोगी कि तुम मेरा ख्याल रखने वाली हो तो मैं खुशी खुशी बीमार पड़ने के लिए तैयार हूँ। अब वेदिका को राहुल की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा, इसीलिए वेदिका ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब बस भी करो राहुल, तुम्हारा क्या अब सच में बीमार पड़ने का इरादा है? तुम्हें बीमार पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? इतना सुनकर राहुल ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहने लगा, सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था।
इतना सुनकर वेदिका ने राहुल के दोनों हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, अब बस करो, चलो सोने, प्लीज़ उठो। राहुल ने वेदिका के दोनों गाल छूते हुए कहा, आप जैसे कहो मैडम। इतना बोलकर राहुल उठकर एक कदम आगे बढ़ाया होगा कि वेदिका बोल पड़ी, मुझे कौन उठाएगा। राहुल रुक गया और पीछे मुड़ के दोनों हाथ कमर पर रखकर वेदिका को घूरते हुए कहा, अच्छा ये बात है। वेदिका छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगी, हाँ तो तुम मुझे उठाकर बेड तक लेकर चलोगे। वेदिका का इस तरह से मुंह फुलाया हुआ देखकर राहुल खुद को मुस्कुराने से रोक ना सका और एक झटके से उसने वेदिका को अपनी गोद में उठा लिया। वेदिका ने भी अपने दोनों हाथ राहुल के गले में डाल दिए और नखरे दिखाते हुए बोली, क्या फ़ायदा, सिर्फ 4 कदम तो चलना है। राहुल अपनी नज़रें नीचे झुकाकर वेदिका की तरफ देखकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो, पूरे मेंशन में ऐसे ही लेके घुमाऊं तुम्हें। वेदिका इतना सुनकर राहुल से और चिपकते हुए बोली, मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ। अच्छा, और वो क्या चाहती हो तुम। वेदिका ने शरारतें करते हुए आगे बोली, यही कि तुम सिर्फ मेंशन में नहीं बल्कि पूरी मुंबई शहर में ऐसे ही लेके घुमाओ मुझे। इतने में राहुल ने वेदिका को बेड पर लेटा दिया और कहा, ठीक है, अब यही समझो कि मैंने तुम्हें पूरा मुंबई घुमा दिया। वेदिका ने मुंह बनाते हुए बोली, तुम ना दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। अच्छा जी, तुम कह रही हो तो बुरा ही सही बन जाता हूँ। इतना बोलकर वो वेदिका के ऊपर आ गया। वेदिका कुछ भी रिएक्ट कर पाती कि उससे पहले ही राहुल ने उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। रात के 3:45 इतनी देर रात को खुराना मेंशन का दरवाज़ा खुलता है। उसके अंदर विहान का कार मेंशन के अंदर आ गया था। पहले कार में से शेरा बाहर निकला और पीछे का दरवाज़ा खोला। उसमें से विहान बिना किसी भाव के बाहर निकलता है। पूरे मेंशन में सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर 4-5 गार्ड्स गार्डन में टहल रहे थे और विहान बिना कुछ कहे कार से निकलकर मेंशन के अंदर चल देता है। इस वक्त सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे और सभी सर्वेंट भी अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। विहान नीचे से ही देख लिया था उसके कमरे का लाइट ऑन है, क्योंकि खिड़की से पीली रोशनी साफ बाहर दिखाई दे रहा था। विहान सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने शांत उठते कदम अपने कमरे की ओर ले गया। विहान ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। जैसे ही कदम अंदर रखा, रूम का पूरा लाइट ऑन था। विहान दरवाज़ा बंद कर एकदम बेड के पास आया। विहान की तेज़ नज़र सीधा अपने बेड पर सुकून से सो रही नव्या पर गई। नव्या बेड के बीचों बीच पेट के बल लेटकर सोई थी, जिसे देखकर विहान अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है। जैसे ही विहान नव्या की ओर बढ़ रहा था, इतना आराम से नव्या को सोता देखकर विहान के अंदर चिढ़ मच रहा था। उसके अंदर नव्या के प्रति गुस्सा और नफरत बढ़ते जा रहा था। ये वही लड़की है जो एक दिन पहले अपने एक्स के साथ झूठ बोलकर रेस्टोरेंट में बैठी थी। विहान ने जब से वो फ़ोटो देखा था तब से उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये जो उसके सामने लड़की सोई है, इसके दिल में और कोई है, और ये बात विहान ज़रा भी हज़म नहीं कर पा रहा था। विहान थोड़ा सा नीचे झुका और नव्या की बाहें पकड़कर उसे सीधा किया। विहान के बिहेवियर थोड़ा रूडली था कि जिस वजह से उसके नाइट गाउन थोड़ा सा सरक गया, जिससे उसके ब्रेस्ट का ऊपर का भाग जिस पर छोटा सा तिल था वो दिखने लगा। तो एक पल के लिए तो मानो वो जम सा गया, बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका दिल की धड़कन भी तेज़ी से चलने लगी। विहान की नज़र तिल से हटकर उसके ब्रेस्ट पर जाके टिक गई, जैसे ही उसने अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। उसे इस तरह देखकर विहान को अपनी बॉडी में गर्मी महसूस होने लगी। उसे इस तरह से सोता देखकर विहान की नज़र उसके पूरी बॉडी को स्कैन करने लगी। तभी उसके नेक पर, तो कभी उसके होठ पर, तो कभी कमर पर, पूरी तरह से देखने लगा। आज विहान उसमें खुद को खोते जा रहा था। विहान सीधे से खड़ा हो गया
और अपने दोनों हाथ से सिर के बाल को पीछे की तरफ ढकेलते हुए सोफे की तरफ बढ़ गया, मानो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। विहान सबसे पहले अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। उसके बाद अपना वॉच और मोबाइल निकालकर टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथ गर्दन पर रब करने लगा। फिर अचानक से बालकनी की ओर चला जाता है। अपनी शर्ट की बाजू को खोलकर फोल्ड कर लेता है। बालकनी में रखे हुए सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाकर लंबी लंबी कस लेने लग जाता है। बाहर से देखने में वो जितना शांत था, अंदर से उतना ही बेचैन था। ऐसे ही सिगरेट पीते हुए 15 मिनट निकल गए। विहान बालकनी का डोर बंद कर वापस कमरे में आया और तुरंत वॉशरूम में चला गया और अपने कपड़े निकालकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। विहान जल्दी से ही उमड़ रहे अपने जज्बातों को कंट्रोल कर अपने आप को ठंडा करने लगा। दूसरी तरफ उदयपुर सिटी हॉस्पिटल, बाहर से स्पेशल डॉक्टर आ गए थे और नरेश जी को सर्जरी थिएटर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि आज रात उनका ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर नैना, उसके मामा और हान और साथ ही साथ अमन भी रुका हुआ था। नैना बाहर स्टील के बने हुए बेंच पर अपने दोनों हाथ पैर ऊपर रख पैर के बीच में अपना मुंह छुपाकर बैठी थी। हान अपना मोबाइल लेकर हॉस्पिटल से बाहर आकर बातें कर रहा था। उसने अपना कॉल अपने घर के सर्वेंट कदम को लगाया। अपने डैड के बारे में हालचाल पूछ रहा था कि उन्होंने टाइम पर दवाइयाँ खाई कि नहीं, उनकी तबीयत कैसी है। ये सब पूछने के लिए उसने कदम को कॉल किया था। कदम ने हान से कहा, साहब ने खाना और दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तब जाकर हान को तसल्ली हो गई। हान हमेशा अपने डैड की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा ही डरता रहता है, कहीं उन्हें खो ना दे। ये बात उसे हमेशा सताती रहती है। जब हान हॉस्पिटल के अंदर आया और नैना को इस तरह बैठा देखकर उसके पास बैठने जा ही रहा था कि उतने में उत्तम जी आए और नैना के पास में बैठ गए और अपना हाथ उठाकर नैना के सिर पर फेरते हुए बोले, बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। उत्तम जी की बातें सुनकर नैना सिर हाँ में हिला दी और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए उसकी नज़र हान की तरफ गई जो उसे ही खड़े होकर देख रहा था। सुबह के 7 बजे नव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए उठने की कोशिश की कि अचानक धड़ाम से वो नीचे गिर गई। उसके एक साइड कमर में मोच आ गई और उठकर ज़मीन पर बैठे खुद को ध्यान से देखने लगी। वो इस वक्त सोफे पर सोई हुई थी। नव्या की नज़र तुरंत बिस्तर की ओर गई जिस पर विहान बेड के बीचों बीच पेट के बल लेटकर सोया हुआ था और जो बेडशीट पहले था वो विहान ने बेड से निकालकर सोफे के साइड में फेंक दिया था, जिसे देखकर नव्या कुछ समझ नहीं पाई। नव्या ज़मीन से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे कदम बेड की ओर बढ़ा दी। जब बेड के पास आकर रुकी और गौर से विहान को देखी तब जाकर उसे सुकून मिला और अपने राइट हैंड सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली और सांस ली क्योंकि एक पल के लिए वो बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। अपनी आंखों के सामने विहान को देखकर नव्या रिलैक्स हो गई, पर उसे ये बात सताने लगी कि सोफे पर कैसे गई और विहान कब आया। हो ना हो ये विहान ने ही उसे सोफे पर रात में किया होगा। नव्या को अब गुस्सा आने लगा था। विहान उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। नव्या पिलो उठाकर विहान को मारने जा रही थी, पर उसको इस तरह गहरी नींद में सोता देखकर उसको मारने का दिल नहीं किया। और आज पहली बार था कि विहान इतनी देर तक सो रहा था क्योंकि वो देर रात से घर आया था। ऊपर से उसे पूरी नींद नहीं आई। अब जाकर वो कहीं सोया था। विहान 2 पिलो लेकर सोया था। उसके दोनों हाथ ऊपर थे। उसका वन साइड का फेस दिख रहा था। नव्या 2 मिनट के लिए उसे घूरकर देखने लगी, उसका नाक नक्शा सब, और खुद मन में कहने लगी, ये सोते हुए कितना शांत दिखता है और साथ में खूबसूरत भी। नव्या थोड़ा नीचे झुककर विहान के
बियर्ड को बहुत ध्यान से देखने लगी। मन ही मन कहने लगी, आखिर इसका शेविंग कौन करता है? एक भी बाल इधर से उधर नहीं हुआ, कितना पॉइंट कट मारा है। फिर अचानक से नव्या जल्दी से सीधे खड़ी हो गई और फिर अपने सिर पर चपत मारते हुए बोली, नव्या ये क्या कर रही है? अगर कहीं विहान उठ गया ना तो वो तुझे गलत ही समझेगा। नव्या जल्दबाजी में वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सुबह के 9 बजे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए सब लोग आ गए थे। शेरा को देखकर सभी को पता चल गया है कि विहान आ गया है, पर विहान आज अभी तक नीचे नहीं आया था। वो आज अभी तक सो रहा था। नव्या नीचे किचन में काम में अनिका जी के साथ हाथ बटा रही थी। नव्या ने तो सुबह ही विहान को देख ली थी, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं विहान अपने कमरे में उठ गया था और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। लगभग 40 मिनट के बाद विहान वॉशरूम से बाहर निकला और वो वार्डरोब से कैजुअल कपड़े निकालकर पहन लिया। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद हो गए थे। अनिका जी ने नव्या की तरफ देखकर पूछा, नव्या बेटा, क्या अभी तक विहान उठा नहीं है? नव्या जब नीचे आई थी तब विहान सो ही रहा था, जिस वजह से उसे अभी पता नहीं विहान उठा है कि नहीं। नव्या हल्की स्माइल करते हुए बोली, माँ शायद उठ गए होंगे। जब मैं नीचे आई थी तो वो सो रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं उठाया। अनिका जी ने नव्या की बातों को सहमति देते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, अच्छा किया तुमने जो उसे नहीं उठाया, देर रात से आया होगा, उसे थोड़ा आराम करने दो। नव्या घर में सबके साथ काफ़ी फेमिलियर हो गई थी। सब उससे काफ़ी प्यार और केयर के साथ रखते हैं। डाइनिंग टेबल पर कोई और भी बैठा था जो विहान के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और कौन हो सकता है मालविका के सिवा। मालविका डाइनिंग टेबल पर बैठे ही उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नव्या का झूठ सबके सामने लाने के लिए उसने अपने मन में प्लान्स बना ली। मालविका के फेस पर एक शातिर स्माइल थी। वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठी थी और उसे गोल गोल घुमाई जा रही थी। उसे अगर किसी का इंतज़ार था तो वो सिर्फ विहान का कर रही थी। मालविका का ब्रेकफास्ट करने का ज़रा भी मन नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ यही चाह रही थी कि कब नव्या का झूठ सबके सामने पर्दाफाश करे। नव्या और अनिका जी को एक साथ घर के कामों में देखकर मालविका अंदर ही अंदर जल भुन रही थी और अपने मन में नव्या को कोसते हुए कही, माय डियर नव्या, संस्कारी बहू बनने का तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक है। बन लो, बस एक बार विहान नीचे आ जाए, फिर मैं ये फ़ोटो सबके सामने दिखाकर तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी मालविका मेहरा नहीं। इतना मन ही मन बोलकर उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर वो खुद को शांत कर विहान का ही इंतज़ार करने लगी और अचानक से उसके फेस का रंग ही बदल गया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि सीढ़ियों से उतरते हुए विहान नीचे आ रहा था। विहान को देखकर यही लग रहा था जैसे वो ऑफिस नहीं जाने वाला, क्योंकि ये प्रोफेशनल कपड़े नहीं पहना हुआ था। वो कभी भी अपने कैजुअल कपड़ों में ऑफिस नहीं जाता। विहान ने इस वक्त ब्लू कलर का जीन्स, वाइट कलर का शर्ट पहना था। शर्ट की स्लीव्स ऊपर की तरफ होल्ड किए हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे, जो इस वक्त उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट होने से अपने आप को नहीं रोक सकता। मालविका का तो नज़र विहान से हट ही नहीं रहा था। आज वही हाल नव्या का भी था। वो भी हाथ में जूस का ग्लास ली थी, पर उसकी नज़र सिर्फ विहान की तरफ था। विहान डाइनिंग टेबल के पास आया और झुककर दादी और माँ का आशीर्वाद लिया। दादी तो अपने पोते को देखकर जान न्यौछावर कर दे, वही हाल अनिका जी का भी। दोनों ने खुशी खुशी से आशीर्वाद दिया। विहान ने एक बार भी नज़र उठाकर नव्या की तरफ नहीं देखा और आज वो नव्या के बगल में भी नहीं बैठा था। वो अपनी दादी और माँ के बीच में एक चेयर लगाकर वहाँ पर बैठ गया। रौनक ने विहान को छेड़ते हुए कहा, वाह ब्रो,
आज तो तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो, काश मैं लड़की होता। विहान अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए रौनक को देखने लगा। रौनक के ऐसे कहने पर बाकी के सभी लोग मुस्कुराने लगे, पर विहान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। विहान को देखकर मालविका के फेस पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। उसका बस चले तो ये तुरंत उठकर विहान को दिखा दे, पर उसने अपनी चाल चलते हुए थोड़ा सब्र की ताकि इस सब का वो बड़े आराम से मज़ा ले सके और तमाशा देखे। अब जाकर वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगी। नव्या को भी विहान का बिहेवियर थोड़ा बदला बदला समझ में आने लगा, क्योंकि हमेशा ही विहान की नज़र नव्या पर ही रहती है। नव्या सुबह का वक्त याद करने लगी कि सुबह जब वो सोकर उठी तो वो सोफे पर थी। इसका मतलब है कि विहान किसी बात से नाराज़ है और आज उसने एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। इससे तो नव्या का शक यकीन में बदलने लगा, पर नव्या विहान को अच्छे से समझ भी तो नहीं पा रही थी आखिर किस बात से ऐसा कर रहा है। कुछ दिनों से विहान का बिहेवियर नव्या को अच्छा लगने लगा था, और जब विहान ने उसकी फ्रेंड नैना की मदद किया, इतना बड़ा अमाउंट हॉस्पिटल में भर दिया, तो और भी विहान की इज्जत उसकी नज़रों में बढ़ती चली गई। पर आज विहान का ऐसा बर्ताव देखकर नव्या को भी थोड़ा अंदर से अजीब लगने लगा, पर उसने अपने सभी ख्यालों को झटक दिया और शांति से जूस पीने और खुद के मन में बोली, जब विहान कमरे में जाएगा तो मुझे उसे थैंक यू बोलना है कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के नैना के पापा के इलाज के लिए पैसे दे दिए। नव्या ये सब अपने मन में ही सोच रही थी कि राहुल ने विहान की तरफ देखकर कहा, और ब्रो, मलेशिया का ट्रिप कैसा रहा? कैसे है मलेशिया के मिस्टर हेनरी बिदादारी? विहान अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर नज़र उठाकर राहुल की तरफ देखा और कहा, एकदम बढ़िया। राहुल अपनी जगह बैठे ही विहान को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और ब्रेकफास्ट करने लगा। वेदिका ने भी शिकायत करते हुए विहान से बोली, भाई तुम इतने काम में बिज़ी हो, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि घर में और भी लोग रहते हैं, कुछ उनके लिए लेते चलो। चलो, हमारे लिए ना सही, अपनी प्यारी भोली बीवी के लिए कुछ लाए कि नहीं? दादी ने वेदिका को डांट लगाते हुए बोली, अभी मेरे पोते ने एक निवाला खाया भी नहीं और तुम लोगों की शिकायतें पिटारा लेकर खड़े हो जाते हो। वेदिका तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, ओहो मेरी लाडली दादी, तुम्हें तो सिर्फ पोता ही दिखाई देता है, पोती तो कभी दिखाई देती ही नहीं है। कभी कभार अपनी पोती का भी साइड ले लिया करो। वेदिका का इतना बोलना था कि सभी लोग टेबल पर मुस्कुराने लगे। अब दादी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। दादी ने भी तुरंत कहा, बिना ध्यान दिए इतनी बड़ी हो गई है तू, और मैं एक ही जगह बैठी बूढ़ी हो गई। तो इतनी बड़ी हो गई है, कभी ऐसा नहीं लगा तुझे कि इस बुढ़िया के माथे पर तेल लगा दूं, पैर दबा दूं? नहीं, ये सब नहीं दिखाई देगा। सिर्फ मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। कितनी झूठ बोलती है दादी। मैं जब स्कूल में थी तो तुम्हारे अमेज़न सिर के बाल में तेल लगा रही थी और मेरे नेल्स टूट गए थे। हाँ पता है मुझे, तू 2 दिन के लिए बीमार पड़ गई थी। तुझे आता ही क्या है, किलो भर लाली लिपस्टिक लगाकर घूमना आता है, और क्या? दादी के मुंह से इतना सुनकर राहुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जिसे देखकर वेदिका गुस्से से राहुल की तरफ देखकर आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? वेदिका को नाराज़ होते देखकर अनिका जी भी मुस्कुराने लगी, पर अब वो वेदिका को डांट लगाते हुए बोली, वेदिका बेटा, अब चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तुम जब बहस करने लग जाती हो तो शांति नहीं रहती। अब बिना बहस करे ब्रेकफास्ट कर लो। अनिका जी के कहने पर सभी लोग अपने अपना ब्रेकफास्ट करने में लग गए। लगभग
30 से 35 मिनट में सभी लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो गया। सबसे पहले टेबल से राहुल उठकर खड़ा हुआ और वो जैसे ही खड़ा हुआ ही था कि मालविका ने तुरंत अपनी गेम चालू कर दी। मालविका ने नाटक करते हुए बोली, ये मेरे सेल फ़ोन में नोटिफिकेशन आया है, ये मेरी फ्रेंड ने क्या भेजा है। मालविका ने बड़ी ही चालाकी से अपना मोबाइल ओपन कर नौटंकी करने लगी। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे अभी उसने वो पिक्चर देखते हुए चौंकते हुए बोली, नव्या तुम्हारा फ़ोटो मेरी फ्रेंड के पास कैसे गया? ये तो तुम ही हो ना? उसने बड़े शातिर और शार्प माइंड से रिएक्ट किया, जैसे किसी को कोई शक ना हो। मालविका अपनी जगह बैठे ही मोबाइल स्क्रीन आगे घुमाकर सभी की सभी की आंखें उसके मोबाइल की ओर ही थी और गौर से देखने लगी। वेदिका ने तुरंत मालविका के हाथ से मोबाइल ले लिया और देखने लगी, यहाँ तक कि उसने पिक्चर्स को जूम भी करके देखा और देखते हुए ही बोली, हाँ ये तो भाभी ही है, पर ये भाभी के साथ और कौन है? ये कब का फ़ोटो है? राहुल भी वहीं खड़ा होकर मोबाइल में ही देखने लगा। वेदिका ने मोबाइल नव्या की ओर पास करते हुए बोली, भाभी आपके साथ कौन है ये पिक्चर में? नव्या फ़ोटो का नाम सुनकर इतनी अंदर से डर गई कि उसकी हार्ट बीट तेज़ी से धड़क रहे थे। अब वो सबके सामने क्या बोले, उसके हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल हाथ में ले ली। जैसे ही उसकी नज़र उस पिक्चर पर गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल जाएगा। नव्या कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। वो क्या झूठ बोले, उसके दिमाग काम करना ही बंद हो गया। नव्या के पास में बैठी अनिका जी ने नव्या के हाथ से मोबाइल लेकर देखने लगी और बड़े गौर से देखते हुए बोली, इस तस्वीर में तो तुम ही हो, पर तुम्हारे साथ ये कौन है और तुम बाहर कब गई? कब का है ये फ़ोटो? अनिका जी के साथ में इतने सारे सवाल नव्या सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी वो यहाँ से गायब हो जाए। वो क्या बताएगी, कैसे समझाएगी? नव्या ने अपनी नज़र उठाकर तुरंत विहान की तरफ देखा, जो उसकी नज़र अभी अपने हाथ में लिए जूस के ग्लास पर था। मानो वो सब सुन रहा हो, पर उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। नव्या को कुछ ना बोलता देखकर मालविका अंदर से इतनी खुश हो रही थी। नव्या के मुंह पर जो अभी 12 बज रहे थे, वही मालविका को सुकून दे रहा था। मालविका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और मोबाइल हाथ में लेकर बोली, जहाँ तक मुझे पता है ये ड्रेस तो तुमने कल ही पहनी हुई थी, और हाँ कल तुम बाहर भी गई थी ना? अब क्या था? नव्या का शरीर ठंडा होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि वो कोई मुजरिम है और आज उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, पर उसके पास में कोई सबूत नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। नव्या अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मालविका आगे बोली, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये कौन है तस्वीर में? तुम्हारा कोई रिलेटिव है क्या? नव्या एकटक विहान की तरफ देखने लगी, जो अभी तक उसकी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। सभी लोगों के पूछने पर भी नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से अनिका जी ने चिढ़ते हुए बोली, नव्या बेटा, अब क्या तुम सच सच बताओगी कि ये कौन है? क्या मैं समझ जाऊं कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कल बाहर गई थी? 5 मिनट में सभी लोगों ने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बना लिए होंगे नव्या से पूछने के लिए, जिसका नव्या ने एक भी जवाब नहीं दिया। अब मालविका ने मोबाइल हाथ में लेकर विहान के पास आई और विहान के सामने रखते हुए बोली, एक बार तुम देखो विहान, क्या तुम इसे जानते हो? आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।